हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में इसकी इंट्रोडक्शन दे दी थी, तो अभी फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ। ये मांगा है, उसका नाम है मिस मिस्ट्री, और मैं इसका चैप्टर 2 अभी रीड करने जा रही हूँ। चैप्टर 1 था, वो इंट्रोडक्शन थी। ये जो स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है जो कि एक ऑर्फन में रहती थी और अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाती है। उसका नाम होता है एथेनिज्म। जो हमारी स्टोरी है वो एक लड़के के अराउंड होती है जिसका नाम होता है एथेनिसा, जो कि ऑर्फन में रहती थी। और एक दिन वो सोने से पहले एक फैंटेसी बुक पढ़ रही होती है, और जब वो उठती है सुबह तो वो अपने आप को उसी फैंटेसी वर्ल्ड में पाती है, और वो उसी एक प्रिंसेस की जगह पे होती है जिसकी वो स्टोरी होती है। उसके जो फादर है उसका नाम है यहाँ पर क्लाउड। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो एथेनिसा होती है वो अभी बेबी बन चुकी होती है, बेबी बॉर्न होती है, और वो अपने क्लाउड के और एथेनिसा की स्टोरी को याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मेरा फादर है इस वर्ल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा साइको पर्सन है, और ये उसके बारे में सोचते ही ना उसे गूज़बम्स आने लगते हैं। अभी हमारी जो एथेनिसा होती है ना, वो अपने बेड पे होती है छोटे से, और वो फिर अपने मन में सोचती है कि मैंने जितना भी अपने अराउंड मेट्स हैं उनको बातें करते हुए सुना है, जो क्लाउड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है। और मैं अभी ना करंटली रूबी पैलेस में रहती हूँ, जो कि पहले जो क्लाउड है ना उसकी जो कॉन्केवेंस थी वहाँ पर रहती थी। और एक दिन अचानक से जो एम्परर है उसे गुस्सा आया और उसने सारी कॉन्केवेंस का मर्डर कर दिया, और अभी मुझे इस पैलेस में रखा जा रहा है। ये कितना ज़्यादा ही हॉरिबल है। और वो सब ये सारी चीज़ें सोच रही होती है, और फिर वो अपनी मदर के बारे में बताती है कि जो उसकी मदर थी यहाँ की, वो एक डांसर थी जिसे रॉयल बैंकेट में इनवाइट किया गया, और जो एम्परर है उसका फादर, उसकी जो इंटरेस्ट उसमें आ जाता है उसकी मदर में। और फिर पहले वो उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता था, लेकिन अचानक से उसे वो भूल गया, और उसके बाद से मैं हुई, और मेरे बॉर्न होती जो मेरी मदर थी उसकी डेथ हो गई। और फिर जो क्लाउड है उसने वहाँ की सारी कॉन्केवाइन का मर्डर करवा दिया गुस्से में आकर, और उसे भी भूल गया। और ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती हैं कि ये कैसा इंसान है, ये एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ पर जो एथेनिसा वो सोच रही होती है कि जब से ये स्टोरी मैंने पहली बार से सुनी थी तभी से मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आने लगे हैं हर रात, और उससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है कि जो मेरा फादर है क्लाउड, मैं कभी उसे देखना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती हैं, और फिर वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं एक प्रिंसेस भी हूँ तब भी मुझे ऐसी प्रिंसेस क्यों बनना पड़ा जिसका इतना ज़्यादा लक ख़राब है, जिसे सारे पर्सन हेट करते हैं, और जिसका खुद का फादर उसे मारना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में प्लान बनाती है, लेकिन मैं डरूँगी नहीं, मैं स्ट्रांग रहूँगी और अपनी लाइफ खुद से सेट करूँगी। फिर वो सोचती है कि जो एथेनिसा इस वर्ल्ड में, जो उसके मदर ने उसे एथेनिसा नाम दिया है, जो एथेनिसा है उसका जो नाम है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है भाई जो नेक्स्ट एम्परर बनता है। फिर वो सोचती है कि जो मेरी मदर है यहाँ की, वो मुझे अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखना चाहती होगी ज़रूर। और ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती हैं कि तभी उसे खुद को रियलाइज़ होता है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों सोच रही हूँ, मैं उस पर्सन के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर उसकी जो मेट्स हैं वो आती हैं, और फिर वो उसे देखती हैं और सोचती हैं ये सो क्यों नहीं रही है। तभी वो मेट्स हैं ना वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि क्या हमें यहाँ पर रहना चाहिए, वैसे भी ये खुद से कहीं भी नहीं जा सकती, ये कितना ज़्यादा बर्डनसम है इसको संभालना। और फिर वो सोचते हैं कि चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वैसे भी ये सिर्फ एक ऐसे ही घूरती रहेगी, वैसे भी ये इतना ज़्यादा रोती भी नहीं है। तो ये ऐसे ही वो सारे वहाँ के छोड़ के चले जाते हैं। तभी एथेनिसा सोचती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेड है जो कि हेड मेड होती है लिली, जो कि उसका अच्छे से ख्याल रखती है और
जो कि परेशान होते हैं कि मैं रोती क्यों नहीं हूँ, और वो हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके अलावा यहाँ पर सभी लोग मुझे आउटकास्ट मानते हैं और मुझे यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता है। हम आगे देखते हैं। जो एथेनिस है ना, वो अपने मन में प्लान करती है कि मैं एक फॉरगेटन प्रिंसेस की तरह रहूँगी जिसे सभी भूल जाते होंगे, और फिर वक्त आने पर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकती हूँ। तभी जो मतलब यहाँ पे आसपास की मेड्स हैं ना, वो मतलब एक दूसरे से बात करते हैं कि जो हिज मैजेस्टी हैं वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और फिर भी ये जो है वो इतनी ज़्यादा लग्जरी से घिरी हुई है। मतलब जो एथेनिस है, भले ही वो उससे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन है तो वो एक प्रिंसेस ही, तो उसके अराउंड बहुत ही ज़्यादा गोल्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी चीज़ें होती हैं। ये देख कर ना एथेनिसा की आंखों में शाइन आ जाती है और वो सोचते हैं कि हाँ, भले ही मुझे कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड है। मैं ऐसा करूँगी, धीरे धीरे करके ये जो गोल्ड है ना, उसे अपने पास रखूँगी और वक्त आने पर इसे लेकर भाग जाऊँगी, और वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड होती है। तभी हम देखते हैं जो लिली है ना, वो उसे कहती है कि तुम अच्छे से खाओ और बड़ी हो जाओ। तभी वहाँ पर मतलब जो एथेनिसा होती है ना, वो खेलने लगती है और उसके सामने एक गोल्ड की ना एक बॉल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल करती है। तो एथेनिसा उसे लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये गोल्ड है, मैं इसे छुपा के रखूँगी, लेकिन है तो वो एक छोटी सी बेबी। तो इसी के कारण वो ज़्यादा उसे नहीं उठा पाती। तभी जो लिली है वो उसे गोद में लेती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो एथेनिसा अपने मन में सोचते हैं हाँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये गोल्ड है, और फिर वो मतलब उसके साथ कर्ल करती है। एथेनिसा को लिली बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, वो उसे अपनी मदर की तरह ट्रीट करती है। तभी जो एथेनिसा है उसकी नज़र इधर उधर जाती है, वहाँ के बर्तन वगैरह सारी चीज़ें सोने की होती हैं, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी जो लिली है ना, उसे तो ऐसा लगता है कि जो एथेनिसा वो एक बेबी है और उसे स्पार्कल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें इतनी पसंद है ना, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टॉयज़ लेकर आऊँगी जो कि ऐसे स्पार्कल करें। तो एथेनिसा इधर उधर घूम रही होती है और फिर वो हमें बताती है कि पहले दिन तो मुझे रूबी पैलेस में काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी, लेकिन मैं नर्वस भी थी। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत गया तो मुझे समझ में आ गया कि जो क्लाउड है वो इस पैलेस में कभी भी नहीं आने वाला, और अभी 3-4 साल तक मेरी लाइफ को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि नॉवल में वो अपने फादर से 9 साल की उम्र में मिलती है और फिर 13 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। अभी उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टाइम पड़ा है, तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के सोचती है। तभी हम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत जाता है और वो 6 मंथ की हो जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, इधर उधर जाती है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ जो वहाँ का सामान है, कभी चम्मच या कुछ और, अपने हाथों में पकड़ती है और वो अपनी किसी जगह पे उसे छिपा देती है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसे मतलब हाँ, उसे अपने आप में थोड़ा गीलापन महसूस होता है, और फिर उसे समझ में आता है कि उसके जो डायपर हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर वो सोचते हैं कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, और फिर वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो एथेनिसा होती है वो लिली के साथ होती है, और लिली है ना, वो उसे एक बुक पढ़कर सुना रही होती है। तो एथेनिसा उसे ध्यान से देखती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं डायमंड की तरह, क्योंकि वहाँ पर जो स्टोरी है लिली सुना रही होती है उसे, वो एक मैजिक के बारे में है। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं भी एक मैजिक को देखूँगी। जो स्टोरी होती है वो मैजिक के बारे में होती है, और जो एथेनिसा इस वर्ल्ड में है ना, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यहाँ पर मैजिक भी होता है। तो फिर वो अपने मन में सोचती है कि हाँ, मैं अभी एक फैंटेसी वर्ल्ड में, तो यहाँ पर मैजिक तो होता ही होगा ना। और फिर वो मैजिक की तरफ इशारा करती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली उसे बोला तो जाता नहीं क्योंकि वो अभी बच्ची है, और वो अपने मन में सोचती है कि मैं भी इसे देखना चाहती हूँ, मुझे रियल में मैजिक देखना है। तो जो लिली है ना, वो देखकर उसे इतना एक्साइटेड देख के खुश हो जाती है और उसे और बताती है एम्पायर के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में। तभी जो एथेनिसा वो अपने मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी ऐसे ही मैजिक को देखूंगी अपने खुद की आंखों से। तभी वहाँ पर एक पिक्चर आती है और फिर वो अपने मुंह से
कुछ आवाज़ निकालती है और उस पिक्चर की तरफ इशारा करती है। ऐसा लग रहा था कि वो पिक्चर के बारे में जानना चाहती हूँ। तो जो लिली है ना वो उसे बोलते हैं, क्या तुमने इसे रिकग्नाइज़ कर लिया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये यहाँ के हिज मैजेस्टी हैं और तुम्हारे फादर हैं। तो वो ये देखकर ना एथेनिस सोचते हैं, क्या ये है वो जिसने अपनी ही वाइफ को और अपने बच्चों को छोड़ दिया? ये कैसा इंसान है? और फिर वो उसे बास्टर्ड बोलती है और वहाँ पर ऐसे ही अपना हाथ से उसे मारने लगती है। तभी जो लिली है उसे लगता है कि प्रिंसेस उसके फादर के बारे में क्यूरियस है और फिर वो और भी उसके फादर के बारे में बताती है। तो स्टोरी में लिखा होता है क्लाउड को मतलब एक हीरो की तरह दिखाया होता है और उसने काफ़ी अच्छे काम किया होता है। ये देखकर ना जो एथेनिस है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हाँफने लगती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, ये एक स्कमबैग है जिसने अपनी ही डॉटर को छोड़ दिया। इसे लोग इतने ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एक हीरो कैसे बना सकते हैं एक स्टोरी बुक में? मुझे पता है ये एक स्टोरी बुक है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जो लिली है ना वो उसे बोलती है कि इससे मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे फादर का नाम नहीं बताया। तो एथेनिसा सोचती है अपने मन में कि मुझे पता है उसका नाम क्या है। और फिर वो उससे लिली उससे पूछती है कि क्या तुम इसीलिए अपने फादर की पिक्चर को दोबारा से देखना चाहोगे? तो एथेनिसा अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं नहीं देख। तो लिली उसके फादर का नाम बताती है कि तुम्हारे फादर का नाम है क्लाउड डे, जो भी है आगे मुझे समझ में नहीं आता, वो कोरियन लैंग्वेज में है। सो मैं उसे क्लाउडी बुलाऊंगी। तो वो उसके फादर का नाम उसे वो बताती है। यह देखकर जो एथेनिस है वो देखने लगती है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो एथेनिस है वो हमारी छोटी सी बड़ी हो जाएगी 5-6 साल की। तो आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय। सो स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।